हाय एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज कुछ और ईडियम्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। पर्टिकुलरली जिस तरह से ईडियम्स के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस तरह से आता है क्वेश्चन। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से इस ईडियम का मीनिंग कौन सा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ईडियम दे रखा है ऊपर, वो है द लायंस शेयर। ऑप्शंस हैं द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, 50% शेयर, द होल ऑफ समथिंग या अ स्मॉल शेयर। लायन का शेयर, लायंस शेयर, शेर का हिस्सा, क्या मतलब होगा इसका? किसी चीज़ का सबसे बड़ा हिस्सा, किसी चीज़ का 50% हिस्सा, कोई चीज़ पूरी ही, या किसी चीज़ का छोटा शेयर। हाँ, जब शेर किसी जानवर का शिकार करता है ना, तो पहले शेर खाता है उसे, बाकी वो जो छोड़ देता है वो बाकी के छोटे जानवर आकर खाते हैं। यानी शेर को जो है सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है उसका, है ना। तो द लायंस शेयर का मतलब है सबसे बड़ा शेयर। इफ़ यू गेट द लायंस शेयर ऑफ समथिंग, यू गेट द बिगेस्ट शेयर। तो द लायंस शेयर इज द बिगेस्ट शेयर, द लार्जेस्ट पार्ट, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, या आप कह सकते हैं द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग, है ना। अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। मीनिंग तो याद रहता है, लेकिन सेंटेंस बनाने से क्या होता है कि बहुत अच्छी तरह से उस इडियम का यूज़ हमें समझ में आ जाता है और वो याद रह जाता है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो? इस तरह से एक सेंटेंस बना लेते हैं, बीइंग द बिगेस्ट investor, he got the lion's share of the profit. Being the biggest investor, he got the lion's share of the profit. सबसे बड़ा इन्वेस्टर होने के नाते प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा उसको मिला। मतलब किसी भी बिजनेस में उसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था, ही वॉज द बिगेस्ट इन्वेस्टर। सबसे बड़ा इन्वेस्टर होने के नाते उसको प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। ही गॉट द लायंस शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो द लायंस शेयर का मतलब है द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, या द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ बर्ड्स आई व्यू, इडियम है अ बर्ड्स आई व्यू। नाउ व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका बर्ड्स आई व्यू का? ब्लर्ड व्यू। हाँ, व्यू का मतलब क्या होता है? दृश्य, नज़ारा। जो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ आपको नज़र आती है, वो है व्यू। तो ब्लर्ड व्यू मतलब धुंधला व्यू। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अबव, एन एक्सेलेंट व्यू, या अ व्यू फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड क्या करता है? पक्षी जो है वो ऊपर आसमान में उड़ता है ना, और बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। तो जब वो नीचे देखता होगा तो उसको सारी चीज़ें बहुत छोटी नज़र आती होंगी और उसको सब एक साथ नज़र आता होगा, है ना। तो उसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। हिंदी में आप कहते हो सरसरी नज़र, है ना। ऊपर से देखना, ऊंचाई से देखना, है ना। ऊंचाई से जो व्यू आपको दिखाई देता है उसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। तो आप देखिए ऑप्शन है लॉन्ग डिस्टेंस व्यू। देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अबव। तो यही इसका आंसर है, यही इसका मीनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस व्यू। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर के और किसी चीज़ को देखते हैं तो जो व्यू मिलता है उसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। ठीक है ना। तो हम इसको भी सेंटेंस में यूज करके याद रखेंगे। इस तरह का एक सेंटेंस बना सकते हैं, फ्रॉम द हेलीकॉप्टर वी हैड a bird's eye view of the city. A bird's eye view of the city. हेलीकॉप्टर से हमें उस शहर का
बर्ड्स आई व्यू देखने को मिला, यानी हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर उड़ता है ना, तो हेलीकॉप्टर में बैठकर जब हमने नीचे देखा तो जो पूरा सिटी है वो हमें ऊपर से दिखाई दिया इस तरह से, तो वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट। नाउ व्हाट डज दिस इडियम मीन? गेट कोल्ड फीट का क्या मतलब हुआ? टू कैच अ कोल्ड, ठंड लगना। कैच अ कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंड लगना। या टू गेट बोर्ड, बोर हो जाना। या टू बिकम नर्वस, नर्वस हो जाना, घबरा जाना। या फिर टू गेट अ रिलीफ, रिलीफ मिलना, राहत मिलना, आराम मिलना। तो किसको कहते हैं गेट अ कोल्ड फीट? है ना, कोल्ड फीट मतलब पैर ठंडे हो जाएं, है ना। मतलब ऐसा अक्सर घबराने की वजह से होता है। जब आपको किसी बात से घबराहट हो जाए, आप किसी बात को लेकर डरे हुए हों, सहमे हुए हों, तो यू गेट कोल्ड फीट। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है टू बी नर्वस, टू बिकम नर्वस। थर्ड ऑप्शन, कोई काम करने जा रहे हो, है ना, और उस काम को करने से पहले आप घबरा जाते हो, तो यू गेट कोल्ड फीट। घबराहट के कारण आप कुछ कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते। जैसे मान लो कोई किसी को भाषण देने के लिए कहा गया, उसने कभी पहले ऑडियंस के सामने बोला नहीं, तो जैसे ही वो स्टेज पर गया, बोलना शुरू करने से पहले वो नर्वस हो गया, तो उसको कहते हैं गेट कोल्ड फीट, है ना। सेंटेंस बनाएंगे इसका भी। व्हेन हिज टर्न केम, he got cold feet and said nothing. जब उसकी बारी आई तो वो घबरा गया और उसने कुछ नहीं कहा। उसको बोलने के लिए कहा गया, उसकी बोलने की टर्न आई, तो जब उसकी टर्न आई तो वो घबरा गया और कुछ नहीं बोल पाया। When his turn came, he got cold feet and said nothing. टू गेट कोल्ड फीट। अब जब आप इसको पास्ट टेंस, अब देखो गेट कोल्ड फीट, इसमें गेट वर्ब है ना, तो ये वर्ब से बना हुआ एक इडियम है। तो इसको जब सेंटेंस में यूज करोगे, तो जिस टेंस का सेंटेंस बनाओगे, गेट को आप उस टेंस की फॉर्म में यूज करोगे। पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो गेट का गॉट हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट टेंस है तो गेट, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन। अब लिटरली इसका मतलब, ईडियम क्या होता है? ईडियम एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वर्ड्स कुछ और कहते हैं और उसका रियल मीनिंग कुछ और होता है। उसका लिटरल मीनिंग निकालें तो बिल्कुल ही अलग होगा, और उसका जो इडियमेटिक सेंस है वो बिल्कुल ही अलग है ना। इसी को ईडियम कहा जाता है। तो ब्रिंग द हाउस डाउन, टू पुल डाउन अ हाउस, किसी घर को, मकान को नीचे गिराना। या टू ब्रिंग डाउन अ गवर्नमेंट, किसी सरकार को गिराना। या टू परफॉर्म अ मिरेकल, कोई चमत्कार कर देना। या फिर टू मेक एन ऑडियंस लाफ लाउडली, ऑडियंस को बहुत जोर से हंसाना। ब्रिंग द हाउस डाउन, है ना। अब देखो बिल्कुल ही वर्ड्स से कहीं लेना देना नहीं। इसका जो मीनिंग है इस इडियम का, उसका ये जो शब्द है इनसे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब होता है अपने परफॉर्मेंस से ऑडियंस को बहुत जोर से हंसाना, है ना। अगर आप एक परफॉर्मर हैं, आप एक कॉमेडियन हैं, आपको स्टेज पर जो है वो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए भेजा गया है, और आप कुछ ऐसा करते हो, कोई ऐसी हरकत करते हो, कोई ऐसी बात कह देते हो जिससे कि आपकी ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगती है ना, तो उसको कहते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन। तो इसका मतलब है जो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है वो, टू मेक एन ऑडियंस लाफ लाउडली। टू मेक एन ऑडियंस लाफ लाउडली, ऑडियंस को, दर्शकों को, श्रोताओं को जोर जोर से हंसाना, कोई बात कहकर, कोई एक्ट करके, अपना परफॉर्मेंस दे करके, है ना। सेंटेंस बनाएंगे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। द स्टैंड अप कॉमेडियन ब्रॉट। अब देखो इसको मैं पास्ट टेंस के सेंटेंस में यूज करूंगा तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म जो है वो यूज होगा, और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, है ना। तो ये जो वर्ब वाले इडियम्स होते हैं, वर्बल इडियम्स जो होते हैं, इन्हें जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे
तो जिस टेंस का सेंटेंस आप बनाएंगे उस टेंस की वर्ब फॉर्म आप यूज करेंगे. आपको पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है तो ब्रिंग का ब्रॉट. तो द स्टैंड अप कॉमेडियन ब्रॉट द हाउस डाउन विद हिज जोक्स. उस स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने जोक से ऑडियंस को हंसाया. स्टैंड अप कॉमेडियन ने क्या किया कि जोक्स सुना करके ऑडियंस को जोर जोर से हंसाया. स्टैंड अप कॉमेडियन कौन होता है? हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन तो बहुत कॉमन है आजकल, बहुत पॉपुलर है. तो उस स्टैंड अप कॉमेडियन ने ऑडियंस को हंसाया अपने जोक्स से. ब्रॉट द हाउस डाउन विद हिज जोक्स. नेक्स्ट, फिफ्थ, टू बी मेड ऑफ मनी. टू बी मेड ऑफ मनी, पैसे का बना होना, है ना. लिटरल मीनिंग इसका पैसे का बना होना. अब इसको इडियम की तरह देखें हम तो इसका मतलब क्या? टू बी वेरी रिच, टू बी इन डेट, टू बी वेरी पुअर, या टू हैव मनी इन वंस बैंक अकाउंट. बहुत अमीर होना, कर्ज में डूबा होना. टू बी इन डेट, टू बी इन डेट मतलब कर्जदार होना, कर्ज में डूबा होना. टू बी वेरी पुअर, बहुत गरीब होना. या टू हैव मनी इन वंस बैंक अकाउंट, बैंक खाते में पैसे होना. इनमें से इस इडियम का सही मतलब कौन सा है? अगर आप पैसे के बने हैं, इफ यू आर मेड ऑफ मनी, यू आर वेरी रिच, आप बहुत अमीर हैं. इफ यू आर मेड ऑफ मनी, यू आर वेरी रिच. अब क्या लिखा है? बी मेड ऑफ मनी. बी मेड ऑफ मनी में बी जो है वो वर्ब है. तो आप इसको जिस टेंस में यूज करोगे, बी की फॉर्म आप उसके अकॉर्डिंग यूज करोगे. अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर, पास्ट टेंस है तो वॉज वर, इस तरह से, है ना. तो टू बी वेरी रिच सेंटेंस बना के देखते हैं इसका. I cannot buy another house. I'm not made of money. अब मैं एक दूसरा घर नहीं खरीद सकता, मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूं. आई एम नॉट मेड ऑफ मनी. किसी ने कहा कि भाई तुम एक और घर खरीद लो, दूसरा घर खरीद लो. आपने कहा नहीं भैया, दूसरा घर मैं नहीं खरीद सकता, मैं बहुत अमीर नहीं हूं. आई एम नॉट मेड ऑफ मनी मीन्स आई एम नॉट वेरी रिच. आई कैन नॉट बाय अनदर हाउस. दैट मीन्स टू बी वेरी रिच. नेक्स्ट है टू सर्व टू मास्टर्स. टू सर्व टू मास्टर्स. मास्टर मतलब मालिक, स्वामी. हाँ, सर्व मीन्स सेवा करना, दो स्वामियों की सेवा करना. ये इसका शब्दों से जो मतलब निकलता है वो ये है, दो मालिकों की सेवा करना. टू सर्व टू मास्टर्स. अब ये एक ईडियम है, तो अब इनमें से इसका मीनिंग हमें बताना है. टू वर्क इन टू कंपनीज, दो कंपनीज में काम करना. टू बी लॉयल टू टू डिफरेंट पीपल, दो अलग अलग लोगों से वफादारी निभाना, दो अलग अलग लोगों के प्रति वफादार होना. या टू बिलीव इन टू गॉड्स, दो गॉड्स में मानना, दो गॉड्स में बिलीव करना. या फिर टू हैव टू ऑक्यूपेशंस, दो ऑक्यूपेशंस होना. आपके पास में दो अलग अलग काम हैं, आप दो अलग अलग बिजनेस करते हो, दो अलग अलग आपके ऑक्यूपेशंस हैं, है ना. तो इनमें से क्या मतलब है इस इडियम का? टू सर्व टू मास्टर्स. टू सर्व टू मास्टर्स का मतलब होता है कि दो लोगों के प्रति जो है लॉयल रहना. दो अलग अलग, वो भी मतलब जिनकी विचारधारा अलग हो, जो दो बिल्कुल अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो बिल्कुल अलग विचारधारा के लोग हैं, है ना. आप उन दोनों से वफादारी निभाने की कोशिश करते हो, तो उसको कहते हैं टू सर्व टू मास्टर्स, है ना. हिंदी में कहते हैं दो नावों पर पैर रखना. दो नावों पर पैर रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते, गिर जाओगे. तो इसी तरह से आप दो अलग तरह के लोग जो हैं, है ना, उनके प्रति, दोनों के प्रति लॉयल नहीं हो सकते. आपको डिसीजन लेना होगा और दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, है ना. तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है उसका मीनिंग है टू बी लॉयल टू टू डिफरेंट पीपल. इसका भी सेंटेंस बना लेंगे. यू मस्ट डिसाइड whose side you are on. You cannot serve two masters. You can't serve two masters.
तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसकी तरफ हो। तुम दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकते, तुम दो नावों पर पैर रख के नहीं चल सकते। यू विल हैव टू डिसाइड हुज साइड यू आर ऑन। यू कैनॉट बी लॉयल टू टू डिफरेंट पीपल, है ना। डिफरेंट पे जोर दिया जा रहा है, मतलब दो लोग जो बिल्कुल अलग तरह के हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस जो बिल्कुल अलग विचारधारा पर बनी हैं, है ना। आप उन दोनों से वफादार नहीं हो सकते, आपको किसी एक को चुनना होगा। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू सर्व टू मास्टर्स, है ना। नेक्स्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हमारा है ये, टू बी टेकन बैक, टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड, निराश होना। टू स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू कर देना। टू बी सरप्राइज्ड बाय समथिंग, किसी चीज से जो है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज्ड होना, है ना। टू बी पुल्ड बैक, कोई आपको पीछे खींच ले, पीछे खींचा जाना। अब टू बी टेकन अबैक का मतलब इनमें से कौन सा है? सी इफ यू आर टेकन अबैक, यू आर सरप्राइज्ड, है ना, हक्का बक्का रह गया, बोलते ना ऐसे, हाँ, चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया, तो उसको कहते हैं बी टेकन अबैक। अब बी की जगह आप बी वर्ब यूज करिए सेंटेंस में, इज एम आर वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं, बी का यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है, टू बी सरप्राइज्ड बाय समथिंग, ये इसका मीनिंग है, बी टेकन अबैक। जैसे हम सेंटेंस बनाएं बहुत सिंपल सा, तो ये सेंटेंस हो सकता है, ही वॉज टेकन अबैक बाय हर रिएक्शन, he was taken aback by her reaction, उसकी प्रतिक्रिया ने उसे चौंका दिया, उसके रिएक्शन को देख करके वो चौंक गया। है ना, he was taken aback means he was surprised by her reaction. Next, by hook और by crook, ये इडियम काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पॉपुलर भी है, बहुत से लोग इसे यूज़ करते हैं, और आपने भी इसको कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, बाय हुक और बाय क्रोक, है ना। बाय हार्ड वर्क क्या मतलब होता है? इफ़ यू गेट समथिंग बाय हुक और बाय क्रोक, आप किसी चीज़ को बाय हुक और बाय क्रोक प्राप्त करते हो तो इसका क्या मतलब? बाय हार्ड वर्क, मेहनत से। बाय अनफेयर मीन्स ओनली, गलत तरीकों से, है ना। अनफेयर मीन्स मतलब कोई चीज़ आप गलत तरीकों से प्राप्त करते हो। बाय अनफेयर मीन्स, सॉरी, बाय फेयर मीन्स ओनली का मतलब है सही तरीके से, बाय अनफेयर मीन्स का मतलब गलत तरीके से, या बाय एनी मीन्स, फेयर और अनफेयर। हिंदी में बोलते हैं येन घेन प्रकारेण, कोई भी चीज़ किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे सही तरीका अपनाना पड़े या गलत तरीका। आई वॉन्ट टू गेट इट बाय हुक और बाय क्रोक, आई विल गेट इट बाय हुक और बाय क्रोक, मैं इस चीज़ को किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। तो किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर, येन केन प्रकारेण, उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रोक, है ना। मतलब इसका मतलब सिर्फ सही तरीके से या सिर्फ गलत तरीके से नहीं है, इसका मतलब किसी भी तरीके से, सही हो या गलत। तो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? बाय एनी मीन्स, फेयर और अनफेयर। मीन्स का मतलब जरिया, साधन, चाहे वो साधन सही हो या गलत हो, बाय हुक और बाय क्रोक, है ना। सेंटेंस बनाते हैं इसका भी, इफ ही एम्स एट समथिंग, इफ ही एम्स एट समथिंग, he will get it by hook or by crook. मतलब अगर वो किसी चीज का मन बना ले, किसी चीज को पाने का, हासिल करने का अगर वो मन बना ले, किसी चीज को अचीव करना है ऐसा वो सोच ले, तो फिर उस चीज को वो किसी भी तरीके से हासिल करेगा, सही या गलत, किसी भी कीमत पर वो उस चीज को जो है वो प्राप्त करेगा। तो इफ ही एम्स एट समथिंग, he will get it by hook or by crook, किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट, come to light, idiomatic एक्सप्रेशन है come to light। मीनिंग क्या हो सकता है इसका? ऑप्शंस को देखो, to become enlightened, enlightened होना,
है ना, आपको एनलाइटनमेंट हो जाए, आपको मतलब बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सच का पता चल जाए, या टू एंड डार्कनेस, अंधेरे को खत्म करना, या फिर टू बिकम नोन, पता लगना। टू बिकम नोन मीन्स किसी बात का पता लगता है आपको तो इट बिकम्स नोन टू यू, है ना। टू कम आउट इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में बाहर आना, दिन की रोशनी में बाहर आना। तो कम टू लाइट का मतलब इनमें से कौन सा होगा, सोचो। पता लगना, हाँ, टू बिकम नोन। इफ समथिंग कम्स टू लाइट इट बिकम्स नोन, किसी बात का पता लगता है ना तो इट कम्स टू लाइट, है ना। जैसे सेंटेंस की मदद से समझते हैं इसको, द मर्डर केम टू लाइट, कम, पास्ट टेंस का सेंटेंस बना रहा हूं मैं तो कम का सेकेंड फॉर्म केम यूज करूंगा। द मर्डर केम टू लाइट व्हेन अ पुलिस कांस्टेबल spotted the body। कोई मर्डर हुआ, उस मर्डर का पता तब लगा जब एक पुलिस कांस्टेबल को वो बॉडी मिली। हाँ, जब एक पुलिस कांस्टेबल को वो डेड बॉडी, लाश मिली, तब पता चला कि हाँ ये मर्डर हुआ है। तो द मर्डर केम टू लाइट व्हेन अ पुलिस कांस्टेबल स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स उसने देखा, उसको दिखाई दी, उसको जब डेड बॉडी दिखाई दी तब पता चला कि ये मर्डर हुआ है। तो द मर्डर केम टू लाइट व्हेन अ पुलिस कांस्टेबल स्पॉटेड द बॉडी। तो टू कम टू लाइट मीन्स टू बिकम नोन, हिंदी में पता लगना, किसी बात का पता लगना। और इसके बाद में आज का हमारा लास्ट इडियम है ये, थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू। ऑप्शंस हैं कंप्लीटली, पार्शियली, प्राइवेटली, साइलेंटली। हाँ, साइलेंटली मतलब चुपचाप, प्राइवेटली मतलब प्राइवेटली, मतलब किसी को बताए बिना, है ना। पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, पार्टली, आंशिक रूप से। और कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। तो थ्रू एंड थ्रू का मतलब क्या होता है, थ्रू एंड थ्रू, है ना। सेंटेंस बनाऊंगा पहले मैं इसका, फिर इसका मतलब आप निकालिए। सेंटेंस है, आई एम अ वेजिटेरियन I'm a vegetarian through and through। तो क्या मतलब हुआ इसका, मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूं, शाकाहारी हूं, मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूं, कंप्लीटली, हाँ, इन एवरी वे। थ्रू एंड थ्रू मीन्स कंप्लीटली, इन एवरी वे, हर तरह से, पूर्ण रूप से, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन, आई एम अ वेजिटेरियन थ्रू एंड थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे इडियम्स थे आज के। अब इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चंस जो हैं इडियम्स के पूछे जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स जो हैं उन्हें याद करने की, याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे पहले वाली जो क्लासेस इडियम्स की हो रखी हैं उसमें भी हमने इडियम्स देखे थे, इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं ये सारे, कॉमनली एग्जाम्स में रिपीट होने वाले जो इडियम्स हैं ये वो हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।